नमस्कार साथियों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टीएनसी बुलेट सीरीज जो है वो आपके पास में सुबह 7 बजे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में जो है वो हाजिर हो जाती है और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो हमारे एग्जाम में जो है वो काफी ज्यादा मदद करेंगे। और जिस तरीके से आपके कमेंट आ रहे हैं उस तरीके से लग रहा है कि ये क्लासेस जो है वो काफी ज्यादा जो है वो आपके लिए हेल्पफुल है और अच्छा भी लगता है। आप कमेंट करते हैं, उससे पता चलता है, फीडबैक मिलता है कि जो क्लासेस हम कर रहे हैं या जो मेहनत हम कर रहे हैं उसका आपको कितना जो है वो एडवांटेज मिल रहा है। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हमारे पास में आ जाता है आज की क्लास, दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो इससे हमारे पास में अगर क्वेश्चन आंसर की बात करें कि कौन कौन से जो है वो इसमें क्वेश्चन आंसर निकल के आते हैं, तो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज में जो है हमारे पास में बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन निकल के आते हैं। इसमें हमारे पास में इमेज बेस के द्वारा बता देते हैं कि ये जो है हमारे पास में कौन सा एबडक्शन है, कौन सा जो है वो एडक्शन है, इनवर्जन क्या है, इवर्जन क्या है, डोर्सिफ्लेक्शन क्या है, ये सारी चीजें जो है हमारे पास में एग्जाम में जो है वो इनसे पूछी जाती है। और न सिर्फ एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें हमारे पास में ये एक्सरसाइज जो है वो पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूं कि एक होमान साइन होता है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये होता है डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का जो है वो मेन कॉम्प्लिकेशन होता है होमान साइंस। अब होमान साइंस में क्या पूछते हैं? होमान साइंस में हमारे पास में पूछते हैं कि हमारे पास में सीधे पैर रख के जो हमारे पास में पैर का जो टो है उसको हम डोर्सिफ्लेक्शन करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास में काफ मसल्स में जो है वो पेन होगा। अब डोर्सिफ्लेक्शन करेंगे तो डोर्सिफ्लेक्शन कैसे होता है वो पता होना चाहिए। भाई ये हमारे पास में पैर है और ये ऐसा टो है, तो इसको यूं करेंगे, ठीक है, तो ये होता है डोर्सिफ्लेक्शन। अभी इसका मूवमेंट करेंगे, ये हमारे पास में पैर है, मैं सीधा बता रहा हूं, ये मेरे पास में आता है क्योंकि पैर में दिखा नहीं सकता है। तो ये हमारे पास में जो है वो पैर है और ये हमारे पास में जो है वो पूरा तलवा है, पैर है। तो पैर को जो है वो यूं करेंगे, ये हो गया हमारे पास में डोर्सिफ्लेक्शन। तो जैसे डोर्सिफ्लेक्शन करेंगे तो ये जो काफ मसल्स है, पिंडली के नीचे वाली जो मसल्स है उसमें जो है वो पेन होगा, तो हमें डोर्सिफ्लेक्शन का पता होना चाहिए। ठीक, ऐसे आपको एग्जांपल और बताता हूं, जैसे कि मेनिंजाइटिस है, तो मेनिंजाइटिस में हमारे पास में कर्निंग साइन और ब्रूजिंग साइन आते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास में कर्निंग साइन आता है, उसमें हम कहते हैं कि हम जो है वो नेक का जो है वो एक्सटेंड करेंगे या नेक का जो है वो एक्सटेंशन करेंगे तो सीवियर पेन होता है। अब एक्सटेंशन का पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें न सिर्फ एग्जाम में पूछी जाती है बल्कि जितने और सारे टेस्ट हैं उन सब में भी जो है ये कोरिलेट होता है। इसलिए ये हमारे पास में जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज को जो हम समझे, क्योंकि जब तक आप रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज को नहीं समझोगे आगे जो है वो बहुत सारे टेस्ट जो है आपसे मिस हो जाएंगे और साथ के साथ एग्जाम में इमेज बेस के, और ये इतना इजी है जिसकी कोई हद नहीं। हालांकि बहुत सारे टीचर इसको नहीं बताते हैं और उसकी वजह से जो है वो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। सिर्फ बताते हैं एक्सटेंशन ये होता है, देन फ्लेक्शन ये होता है, एडक्शन क्या होता है, एबडक्शन क्या होता है, लेकिन एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होती है वो चीज नहीं पता है कि एडक्शन ही क्या होता है, एबडक्शन ही जो है वो क्या होता है। ये सारी चीजें जो हम यहाँ पे जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले जो है मैं थोड़ी सी चीजें आपको बाद में जो है वो डिस्कस करना चाहूंगा। दोस्तों, नॉर्मल जो हमारे पास में फिजियोलॉजी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में कोई भी चीज ऊपर की साइड में है, ये है, जैसे ये पोर्शन क्या हो गया दोस्तों, सुपीरियर, ये वाला पोर्शन क्या हो गया हमारे पास में इंफीरियर। देखो मैं बिल्कुल मिडल में ले रहा हूं यहाँ पे, तो ध्यान से रखना, ऐसा नहीं है कि मैंने यहां रख लिया यहां रख लिया, मैं बिल्कुल मिडल पे ले रहा हूं। तो ये हमारे पास में जैसे हो गया सुपीरियर पार्ट, ये हो गया हमारे पास में इंफीरियर पार्ट, और ये जो सामने वाली चीजें है ये हो गया हमारे पास में एंटीरियर, और जो पीछे वाली चीजें है वो आगे पोस्टीरियर। क्लियर है? सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। क्लियर? उसके बाद में ये वाला हो गया हमारे पास में साइड में जो है वो हो गया लेफ्ट लेटरल, लेटरल साइड में है, और ये जो चीजें हो गई हमारे पास में वो होगी राइट लेटरल। क्लियर है? अगर मैं इसको बीच में रखता हूं और बिल्कुल बीच में इसके सेंटर में हमारे पास में क्या आ जाएगा दोस्तों, दैट इज कॉल्ड मीडियल। बिल्कुल जो सेंटर में है ये जो हमारे पास में लाइन है ये होगी मीडियल। लेकिन अगर मैं इस ग्लास को यूं रख दूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये सुपीरियर, ये इंफीरियर, ये हमारे पास में एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, ये तो सेम ही रहेंगे, ये तो हर डायरेक्शन में जो है सेम रहेंगे। लेकिन ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा लेटरल, या हम कह सकते हैं हमारे पास में राइट लेटरल। ये हमारे पास में लेफ्ट लेटरल नहीं होगा क्योंकि ये मिडिल लेयर के पास में आ गया, तो ये मीडियल हो जाता है। ठीक है, तो ये मीडियल हो जाएगा, बाकी चीजें सेम रहेगी, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये लेटरल, और ये हमारे पास में जो है वो मीडियल, क्योंकि ये मिडिल लाइन की तरफ है। तो मिडिल लाइन का बार बार यूज आएगा, इसलिए मैं मिडिल लाइन बता रहा हूं। अगर मैं इसको यूं ले लेता हूं तो ये चीज सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये लेटरल, और इधर के साइड में मीडियल। अगर मैं इसको बीच में रखता हूं तो ये लेफ्ट लेटरल हो जाएगा और ये राइट लेटरल हो जाएगा। ठीक है, तो मीडियल लेयर जो है हमारे पास में बार बार जो हम काम में लेंगे।
आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कंसेप्ट क्लियर करना तो जो है हमारे पास में सबसे मेन और फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, जिसको मैं करके रहूंगा। ठीक है, तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इमेज बेस पे पूछ सकते हैं या डेफिनेशन देके आपको पूछ सकते हैं कि ये चीज क्या होती है। क्लियर, तो चलो आगे चलते हैं, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, ठीक है, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जो है वो हमारे पास में आर मोमेंट परफॉर्म टू मेंटेन और इंप्रूव द एबिलिटी ऑफ ए जॉइंट टू मूव फ्रीली थ्रू इट्स पोटेंशियल। यानी कि रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जो है वो क्या है, एक्टिविटीज है। ऑफ कोर्स हम एक्सरसाइज करते हैं उसमें एक्टिविटी तो होती है। तो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, रेंज मतलब बहुत सारे, कहते हैं ना कि क्या क्या रेंज है, कपड़ों में क्या क्या रेंज है, तो वो सारी चीजें होगी। और रेंज ऑफ मोशन, मोशन मतलब चेंज, हम यूं कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं, ये सारे मोशन है। ठीक है ना, तो इन सबको मिला के हमारे पास में क्या बन गया दोस्तों, रेंज ऑफ मोशन। तो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जो है वो मोमेंट है जो कि परफॉर्म्ड की जाती है, किस लिए, मेंटेन और इंप्रूव द एबिलिटी ऑफ जॉइंट, किसी भी जॉइंट को जो है वो मेंटेन एबिलिटी और इंप्रूवमेंट के लिए, और फ्रीली इस पोटेंशियल, और खुद के पोटेंशियल से जो है फ्रीली वर्क कर सके। अब ये क्यों करवाई जाती है, ये भी तो मस्ट है। दीज एक्सरसाइज हेल्प, किसमें हेल्प करते हैं, इन प्रिवेंटिंग स्टिफनेस, अगर स्टिफनेस हो जाए उसको प्रिवेंट करने के लिए। अब स्टिफनेस क्यों हो जाएगी, देखो हम तो नॉर्मल सारे दिन भर जो है वो दिन भर काम करते हैं, चलते हैं, खाते पीते हैं, दौड़ते हैं, तो स्टिफनेस नहीं आती है। लेकिन अगर कोई पेशेंट कंटिन्यूसली बेड रिडन है या बेड पे ही जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो रह जाता है, तो उसमें स्टिफनेस आ जाती है। ठीक है, तो स्टिफनेस को जो है वो प्रिवेंट करने के लिए, इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी को जो है वो इंप्रूव करने के लिए, आपने देखा होगा कि जो एक सर्कस वगैरह में जो है वो काम करते हैं, वो कंटिन्यूसली जो है वो एक्सरसाइज करते रहते हैं ताकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो मेंटेन हो जाए। हम उनकी जितना जो है वो लचीले नहीं है, उनकी तरह अगर हमें मोड़ दिया जाए तो हमारे तो जो है वो 2-3 टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन उनकी जो है वो एक्सरसाइज होती है, कंटिन्यूस एक्सरसाइज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्चर, कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है दोस्तों, अगर एक ही जगह कोई चीज जो है पड़ी हुई है, मान लीजिए यहाँ पे जो है फ्रैक्चर है और मैंने इसको यूं ही रख लिया इस उंगली को, ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर बन जाएगा, ये यहीं पे फिक्स हो जाएगी। तो उसके वजह से क्या होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए जो हम क्या करते हैं दोस्तों, उस वहां पे एक्सरसाइज करवाते हैं। ठीक है, या एयर फ्रैक्चर हो गया, मैंने इसको मूवमेंट ही नहीं किया, तो लंबे समय तक अगर जॉइंट्स को मूवमेंट नहीं करेंगे तो लंबे समय तक जो है वो परमानेंट स्टिफनेस आ जाएगी, उसको हम बोलते हैं दोस्तों कॉन्ट्रैक्चर। कॉन्ट्रैक्चर जॉइंट्स का भी होता है, स्किन का भी होता है, ये दोनों चीजें जो है ध्यान रखना। स्किन का होता है, स्किन आपस में जुड़ जाती है, वो कॉन्ट्रैक्चर होता है, बर्न के केसेस में ऐसे देखने आपको जो है वो मिलेगा। और अगर जॉइंट्स हो गया, जॉइंट्स के बाद में उसको मूवमेंट नहीं करवाया गया, तो वहां पे भी स्टिफनेस आती है, वो होता है जॉइंट्स कॉन्ट्रैक्चर। तो ये रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जो है वो क्या करती है, स्टिफनेस को प्रिवेंट करती है, फ्लेक्सिबिलिटी को जो है वो मेंटेन रखती है, एंड कॉन्ट्रैक्चर को जो है वो हमारे पास में रिड्यूस रखती है। साथ के साथ मेंटेन ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को भी जो है वो मेंटेन रहती है। यहां पे जो है मिस हो गया, ये चीज रखना, सर्कुलेशन को जो है वो मेंटेन करती है। सर्कुलेशन को मेंटेन होगा तो ब्लड जो है वो, ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो क्लॉट नहीं होगा। डीवीटी मेन कॉम्प्लिकेशन है, जो कंटिन्यूस बेड रिडन पेशेंट होते हैं, अगर ब्लड एक ही जगह पड़ा हुआ है तो वहां पे ब्लड क्लॉट होने की संभावना, जिसको हम कहते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए भी जो है हमारे पास में रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जो है वो काम में आती है। क्लियर, देन उसके बाद आता है हमारे पास में इंपॉर्टेंस ऑफ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज की जो है वो क्या इंपॉर्टेंस है, तो अभी हमने सारी चीजें इंपॉर्टेंस तो पढ़ ही ली है। ठीक है, क्या थी, पहली थी प्रिवेंट जॉइंट स्टिफनेस, यानी कि जॉइंट की जो है वो स्टिफनेस को प्रिवेंट करने के लिए, अगर आपने एक्सरसाइज नहीं करवाई है तो ये जॉइंट्स जो है वो ऐसे के ऐसे जो है वो स्टिफ हो जाएगा। एंड मसल्स शॉर्टनिंग, मसल शॉर्टनिंग इन द सेंस, अगर कहीं पे फ्रैक्चर हो जाता है तो अगर मसल्स अपनी जगह से जो है वो हट जाती है तो वो धीरे धीरे शॉर्ट हो जाती है, तभी तो ट्रैक्शन वगैरह ये सारी चीजें काम में ली जाती है, खपचियां लगाई जाती है। ऑलरेडी जो है वो इसके बारे में मैंने ट्रैक्शन के बारे में जो है वो ब्लूट सीरीज में पढ़ाया हुआ है। तो मसल्स इन द सेंस, मसल्स को अगर एक ही जगह पढ़ा रखोगे तो वो जो है वो शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड आ जाता है मेंटेन और इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी, यानी कि मेंटेन करते हैं किसकी, फ्लेक्सिबिलिटी को और मोबिलिटी, यानी कि मूवमेंट को जो है वो मेंटेन किया जाता है। सेकंड आ जाता है इनहेंस सर्कुलेशन, जो कि मैंने कहा था कि जो हमारे पास में सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, उसको मेंटेन करना। एंड रिड्यूस स्वेलिंग, अगर ब्लड एक ही जगह पड़ा रहेगा, एक ही जगह जो है ब्लड स्टेसिस हो जाएगा तो वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी, तो उस स्वेलिंग को जो है वो रिड्यूस करने के लिए और सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए भी जो है वो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जो है वो काम में आती है। क्लियर, नेक्स्ट प्रिवेंट प्रेशर अल्सर,
अगर पेशेंट या क्लाइंट जो है वो एक ही जगह जो है वो सोता रहेगा या पड़ा रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रेशर अल्सर, बेड सोर या डिक्यूबिटिक अल्सर, सारी चीजें जो है वो एक ही है। तो उसको मेंटेन करने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है वो एक्सरसाइज जरूरी है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो आईसीयू के अंदर या जो है हमारे पास में लंबे समय तक जो बेड रिडन पेशेंट है उनमें एक्सरसाइज करने के लिए जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं। एंड कॉन्ट्रैक्चर इन द बेड रिडन पेशेंट, बेड रिडन पेशेंट में जो है वो कॉन्ट्रैक्चर बन जाता है। और कॉन्ट्रैक्चर कौन सा बनता है दोस्तों, बेड रिडन पेशेंट में बनता है बोन कॉन्ट्रैक्चर, यानी कि बोन के अंदर जो है वो स्टिफनेस आ जाती है। क्लियर है, हर एक चीज को जो है वो समझना है। नेक्स्ट, इंप्रूव कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और बैलेंस को जो है वो इंप्रूव करने के लिए, कोई क्लाइंट जो है वो एक्सीडेंट हो गया, देन लंबे समय तक जो हो बेड रिडन पे रहा, फ्रैक्चर हो गया फीमर का, 1.5-2 महीने रहा, तो उसके बाद में जो हो डायरेक्टली अगर आप उसको खड़ा करोगे तो नहीं होगा। इसके लिए पहले जो है वो उसमें रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जो है वो करवानी होती है, ताकि सही तरीके से कोऑर्डिनेशन बन सके, दोनों पैरों का कोऑर्डिनेशन बन सके और बैलेंस बन सके। ऐसे ही हमारे पास में जैसे मान लीजिए किसी का एम्पुटेशन हो चुका है, ठीक है, तो उसमें हमें अगर उसको करचेज पे लेके जाना है तो वहां पे भी हमें जो है वो कोऑर्डिनेशन और बैलेंस को जो है वो मेंटेन रखना है। लास्ट, रिड्यूस पेन, ऑफ कोर्स बहुत अच्छी चीज है, पेन को जो है वो रिड्यूस करने के लिए भी जो है वो रेंज ऑफ मोशन है एक्सरसाइज जो है वो जरूरी होती है। अगर आपने जो है वो एक्सरसाइज करते हो, छोटी मोटी हल्की फुल्की जो है वो एक्सरसाइज करते हैं, ये क्या करते हैं, पेन को जो है वो रिड्यूस करते हैं। एंड स्टिफनेस इन आर्थराइटिस, आर्थराइटिस क्या होता है दोस्तों, इन्फ्लामेशन इन द जॉइंट्स, तो जॉइंट्स में जो इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको, इसकी स्टिफनेस को जो है वो रिड्यूस करने के लिए। एंड पोस्ट सर्जिकल पेशेंट, पोस्ट सर्जिकल पेशेंट में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आती है, ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए जो हम रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जो है वो करते हैं। बड़ी लंबी सर्जरी हुई है या क्रेनियोटोमी की सर्जरी हुई है, ठीक है, तो उसमें हम जो है वो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जो है वो करते हैं। क्लियर है, तो पहले हमने जो है वो इंट्रोडक्शन देखा था कि रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जो है वो क्या होती है, ठीक है, जो भी हम मूवमेंट करवाते हैं बॉडी का वो हो गया हमारे पास में रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। क्या इंपॉर्टेंस है, जॉइंट स्टिफनेस को मेंटेन करने के लिए, देन मसल शॉर्टनिंग को जो है वो इंप्रूव करने के लिए, यानी कि प्रिवेंट करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, मोबिलिटी के लिए, सर्कुलेशन के लिए, स्वेलिंग रिड्यूस करने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, बैलेंस के लिए, स्टिफनेस रिड्यूस करने के लिए, इन सब चीजों के लिए जो हमारे पास में रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जो है वो काम में आती है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में टाइप ऑफ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। अब देखो टाइप ऑफ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज ले रहे हैं, रेंज ऑफ मोशन में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है वो हम ले रहे हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, टाइप ऑफ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, यानी कि रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज के कितने टाइप होते हैं। तो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज के जो है वो दो टाइप होते हैं, एक होता है पैसिव और एक होता है एक्टिव, ठीक है। अब रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है, दोनों वर्ड डिफरेंट है। ये तो होगी टाइप ऑफ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, और रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कौन सी होती है वो अलग अलग आएगी, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एबडक्शन, इन्वर्जन, वो सारी चीजें आएगी। तो पहले हम ले लेते हैं दोस्तों टाइप ऑफ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज के जो है वो दो टाइप है। पहला आ गया हमारे पास में पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, फुल फॉर्म हो गया हमारे पास PROM, शॉर्ट फॉर्म होगी PROM, पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। और सेकंड आती है हमारे पास में एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। अब देखो इसको भी रटना नहीं है, बिल्कुल क्लियर करना है, कंसेप्ट क्लियर करना हमारे लिए सबसे पहली जो है वो प्रायोरिटी होती है। पैसिव और एक्टिव कहीं पे भी आए, एक सीधा सा मीनिंग बताता हूं, जहां पे भी जो है वो हमारे पास में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या फिर कोई पर्सन खुद से जो काम करता है उसको हम बोलते हैं एक्टिव, ठीक है। और जो पर्सन खुद से काम नहीं करता उसको हम बोलते हैं पैसिव। कहते हैं ना इसको कोई काम बता दो, ये तो बिल्कुल जो है वो पैसिव बंदा है। कई कहते हैं कि यार नहीं इसको काम बताओ, ये बड़ा एक्टिव बंदा है, ये कर देगा। तो एक्टिव इन द सेंस कि जो खुद से काम करता है उसको हम बोलते हैं एक्टिव। और पैसिव कौन सा होता है, जो कि खुद से नहीं करता है। अब देखो इजी है। अब पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज में क्या आएगा, पैसिव इन द सेंस क्लाइंट कुछ नहीं करेगा, दूसरा पर्सन ही कराएगा। अब ये किस में करता है, ये बेसिकली जो हो जैसे पेशेंट अनकॉन्शियस है, आप उसको कहोगे कि एक्सरसाइज किया करो, वो आपकी बात सुनेगा नहीं, क्योंकि वो तो अनकॉन्शियस है। तो उसमें क्या होता है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट है या जो नर्स है या जो केयर गिवर है या जो डॉक्टर्स है वो उसकी एक्सरसाइज करवाते हैं, ठीक है ना। अनकॉन्शियस पेशेंट है, रोज सुबह आके इसकी एक्सरसाइज करवा रहे हैं, इसकी एक्सरसाइज करवा रहे हैं, देन पैरों की एक्सरसाइज करवा रहे हैं। तो पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज में क्या होता है कि जो भी मूवमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है ना वो किसी दूसरे पर्सन के द्वारा, अनोदर पर्सन के द्वारा किया जाता है, और उसमें पेशेंट का एफर्ट जो है वो जीरो होता है। पेशेंट कुछ भी एफर्ट नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, राइट। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज में क्या होगा कि हम उसको बताते हैं कि देखो आपके शोल्डर का जो है फ्रैक्चर हुआ तो आपको इस तरीके से जो है वो एक्सरसाइज करनी है। आपके पास में जो है वो यहाँ पे रेडियस अल्ना का फ्रैक्चर हुआ है तो आपको उंगलियों को इस तरीके से चलाना है। और क्लाइंट या पेशेंट जो है वो
खुद से मूवमेंट करवाता है या खुद से एक्सरसाइज करता है उसको हम बोलते हैं एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। क्लियर? नहीं रटना? वेरी गुड। चलो पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज में हमारे पास में ले लेते हैं। मूवमेंट इज परफॉर्म्ड बाय ए थेरापिस्ट, नर्स एंड केयर गिवर विदाउट एनी एफर्ट फ्रॉम द पेशेंट। वही मैंने आपको बताया कि इसमें पेशेंट खुद से कुछ भी नहीं करता है, कोई दूसरा पर्सन जो है वो उसमें एफर्ट करता है, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट आ गया, नर्स आ गया या कोई केयर गिवर जो है वो उसको एक्सरसाइज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर? यूज इन पैरालाइज, जो पेशेंट पैरालाइज है या अनकॉन्शियस है या इमोबिलाइज पेशेंट है, उनमें जो है वो पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जो है वो करवाई जाती है। जैसे पोस्ट स्ट्रोक, स्ट्रोक मैंने ऑलरेडी जो है वो आपका बुलेट सीरीज में करवा रखा है, तो वहां पे आप जाके देख सकते हो। स्ट्रोक के अंदर जो है वो जहां पे भी स्ट्रोक हुआ, जहां पे भी ब्रेन अटैक हुआ, वो पोर्शन जो हो पैरालिसिस होता है, हेमी पैरालिसिस, देन पेरी पैरालिसिस, ये सारी चीजें जो है वो हो जाती है। या कोमा वाला पेशेंट, कोमा वाला पेशेंट में जो है वो खुद से कुछ नहीं करता। या पोस्ट सर्जरी, मान लीजिए एक लार्ज सर्जरी हुई है, ठीक है ना, एब्डोमेन की लार्ज सर्जरी हुई है और वो क्लाइंट खुद से अपने पैरों को जो है वो नहीं उठा पा रहा है, तो उसमें हम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल करें, ए नर्स मूव द पेशेंट आर्म अप एंड डाउन टू प्रिवेंट जॉइंट स्टिफनेस, यानी कि एक नर्स जो है वो पेशेंट के आर्म को अप एंड डाउन जो है वो कर रही है ताकि जॉइंट स्टिफनेस को जो है वो प्रिवेंट कर सके। ये होगी पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो दोस्तों कमेंट जो है वो जरूर कीजिए। पढ़ाने का तरीका कैसा लगा उसके बारे में बताइए, क्योंकि इससे हमारे पास में जो है वो एक इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। तो वीडियो को पॉज करके दो बातें जो है वो जरूर बताइए, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। जैसे पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज मैंने बताया था, वैसे एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज में क्या होता है कि एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज में जो है सारे मूवमेंट या जो भी एक्टिविटी है वो कौन करता है दोस्तों? पेशेंट करता है, इंडिविजुअली करता है, उसमें कोई भी जो है वो असिस्ट नहीं करता है। ठीक है? द पेशेंट मूव दियर जॉइंट्स इंडिपेंडेंटली, यानी कि पेशेंट जो है वो अपने जॉइंट्स को मूवमेंट करवाता है इंडिपेंडेंटली, यानी कि किसी के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट नहीं रहता है। विदाउट असिस्टेंट, विदाउट असिस्टेंट जो है वो जॉइंट्स को मूवमेंट करवाता है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ मसल्स एंड इंप्रूव जॉइंट फंक्शन, मसल्स को जो है वो स्ट्रेंथ करने के लिए और जॉइंट फंक्शन को जो है वो इंप्रूव करने के लिए ये सारी चीजें जो है वो की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल बेंडिंग एंड स्ट्रेंडिंग द नी आफ्टर सर्जरी, नी ट्रांसप्लांटेशन होता है या हमारे पास में THR TKR होता है, तो उसके बाद जो है वो एक्सरसाइज जो है वो क्लाइंट को खुद को बताई जाती है ताकि वो एक्सरसाइज करे और अपनी जो है वो मूवमेंट को जो है वो इंप्रूव करे। तो ये हो गया हमारे पास में एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कौन कौन सी होती है बेसिक रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज या मूवमेंट जो है वो कौन कौन सी होती है। हम हर मेजर जॉइंट्स को हम ले लेते हैं और उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। हर जॉइंट में कौन कौन से मूवमेंट होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और पूरा जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। अब तैयार हो जाइए, सारे मूवमेंट जो है वो आपको मेरे को करके दिखाने पड़ेंगे और उसके बाद करते हैं। पहली चीजें जो है दो तीन चीजें जो है मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से जो है चीजें क्लियर होगी। एक होता है हमारे पास में दोस्तों फ्लेक्शन और एक होता है एक्सटेंशन। पहले वर्ड समझ लो, फिर उसके बाद जो है वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, एक्सटेंशन आपने सुना होगा, कहते हैं ना कि जब वायर को हम आयरन करते हैं, वायर छोटा पड़ जाता है, हम कहते हैं एक्सटेंशन वायर लेके आओ, यानी कि उसको बढ़ाने वाला। ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। कोई भी चीज को जो है वो बढ़ाने वाली कोई चीज है उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। तो फ्लेक्शन क्या होता है? फ्लेक्शन होता है सिकुड़ देना, छोटा कर देना। अब देखो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन हो जाती है कि डिक्रीज एंगल, फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिक्रीज एंगल हो जाता है फ्लेक्शन, इंक्रीज एंगल जो है वो हमारे पास में हो जाता है एक्सटेंशन। जैसे ये एल्बो ले लो, ठीक है ना, ये एल्बो आपको दिख रही है। अब देखो ये यहां पे एंगल बन रहा है, जैसे मान लो 90 डिग्री का ये एंगल है, राइट? ये हमारे पास में बेस हो गया और ये हमारे पास में जो है वो एंगल हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब अगर एंगल डिक्रीज हो रहा है दैट इज कॉल्ड फ्लेक्शन, एंगल अगर इंक्रीज होगा, ये लो 180 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में एक्सटेंशन। तो डिक्रीज एंगल दैट इज कॉल्ड फ्लेक्शन और इंक्रीज एंगल दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। समझ में आ गया? तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं बना। एंगल अगर डिक्रीज हो रहा है, जैसे हमारे पास में अंगुलियां, ये दो अंगुलियां, ये एंगल हमारे पास में, ये हमारे पास में जो है वो एंगल कम हो गया, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्शन। ये हमारे पास में जो है वो बन गया, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। क्लियर है? तो डिक्रीज एंगल दैट इज कॉल्ड फ्लेक्शन, इंक्रीज एंगल दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एडक्शन और एबडक्शन। एडक्शन, एडक्शन मतलब एड हो जाना, कोई भी चीज हमारी मिड लाइन के पास में जा रही है उसको हम बोलते हैं एडक्शन। समझ में आ रहा है? कोई भी चीज, जैसे ये हमारे पास में शोल्डर है, मैंने इसको लाइन को इंक्रीज की मिड लाइन के पास में, अब कहोगे सर एंगल
हो रहा है। एंगल यहां पे पहले मिड लाइन, अगर मिड लाइन काम नहीं कर रही है तो फिर आप एंगल करोगे, ठीक है। कोई भी चीज हमारे पास में जो है वो मिडल लेयर या मिडल के पास में आ रही है, देन उसको हम कहते हैं दोस्तों एडक्शन। एड हो रहा है, कोई चीज सिकुड़ रही है, और एबडक्शन मतलब फैलाव। जैसे मैं इसको करूं एबडक्शन, ये हो गया एडक्शन, क्लियर। तो ये हो गया एबडक्शन एंड एडक्शन। तो ये दो चीजें जो है वो याद रखना, बाकी सारी चीजें जो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट बताएंगे और हर जॉइंट्स का बताएंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों नेक मूवमेंट, ताकि इसलिए ये चीजें मैं एक्सटेंशन फ्लेक्शन एक जगह भी करवा सकता था और मुश्किल से 4 पॉइंट में हमारी सारी चीजें जो हो फिनिश हो जाती, लेकिन मैं हर मूवमेंट का बताऊंगा, ताकि अगर इमेज बेस पे भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो भी आप उसको समझो, और आपके पास में लैंग्वेज देके भी पूछे तो भी आप उसको समझो। ज्यादा बड़ा नहीं है, सारी चीजें जो हो आ जाएगी। सबसे पहले हम ले लेते हैं नेक मूवमेंट। तो पहली चीज होगी दोस्तों फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में क्या है, एंगल कम हो रहा है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। बस देखो फ्लेक्शन नी टू चेस्ट, यानी कि नी जो है वो चेस्ट की तरफ जा रही है, फ्लेक्शन जा रही है। एक्सटेंशन लुकिंग अप, यानी कि मैं आपके ये लो, ठीक है, एंगल बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्शन। नेक्स्ट आ जाता है एक्सटेंशन, सॉरी एक्सटेंशन हो गया लुकिंग अप। नेक्स्ट आ गया लेटरल फ्लेक्शन। लेटरल फ्लेक्शन होता है मतलब पास में साइड टू साइड, हेड को जो हो यूं करे, ये लेटरल साइड में, क्योंकि ये मिडल लेयर है इसलिए मैंने बताया था ये मिडल, ठीक है। तो ये मिडल हो गया, ये इधर क्या है लेटरल, तो ये लेटरल, और ये क्या है ये भी लेटरल, ये लेफ्ट लेटरल, तो ये हो गया। तो ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड लेटरल फ्लेक्शन। नेक्स्ट रोटेशन। रोटेशन क्या होता है दोस्तों, ये मुंडी घुमाना, दैट इज कॉल्ड रोटेशन, यानी कि टर्निंग हेड लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ये होता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। ये हो गया नेक के मूवमेंट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में शोल्डर मूवमेंट। अब एग्जाम में कैसे भी इमेज बेस के द्वारा भी पूछे, आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होना। शोल्डर का मूवमेंट क्या होता है, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, फ्लेक्शन का मतलब होता है हमारे पास में कोई भी चीज जो है वो एंगल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्लेक्शन। यानी कि हमारे पास में जो है वो राइजिंग आर्म फॉरवर्ड, ठीक है, आर्म फॉरवर्ड, फॉरवर्ड आर्म जो है वो फॉरवर्ड की तरफ जा रही है, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्शन। नेक्स्ट होता है एक्सटेंशन, मूविंग आर्म बैकवर्ड, मूव आर्म को जो है वो बैकवर्ड की साइड में कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। अब आ गया एबडक्शन। एबडक्शन क्या होता है दोस्तों, यानी कि दूर लेके जाना, दैट इज कॉल्ड ये एबडक्शन, और ये पास में लेके आना, दैट इज कॉल्ड एडक्शन। तो एडक्शन क्या हो गया, बर्निंग आर्म बैक टू द बॉडी, बॉडी के हम पास में लेके आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एबडक्शन। और राइजिंग अवे, साइड से दूर लेके जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एबडक्शन। उसके बाद आता है हमारे पास में इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन क्या होता है दोस्तों, इंटरनल रोटेशन होता है अंदर की साइड में लाना, रोटेटिंग द आर्म इनवर्ड, यानी कि रोटेटिंग हमारे पास में आर्म को जो हम अंदर की साइड में ला रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल। और एक्सटर्नल में क्या होता है, आर्म को जो है वो दूर लेके जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आउटवर्ड, ठीक है। ये जैसे हमारे पास में हो गया, ये हो गया इनवर्ड, ये हो गया हमारे पास में आउटवर्ड, ठीक है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एल्बो का मूवमेंट। एल्बो हो गया। अब एल्बो में मैंने आपको बताया था फ्लेक्शन क्या होता है, बेंड, एक्सटेंशन क्या होता है, इंक्रीज होना। तो फ्लेक्शन हो गया बेंडिंग द एल्बो, एल्बो को हम कम कर रहे हैं, मैंने आपको एग्जांपल कौन बना के बताया था। तो ये हो गया हमारे पास में फ्लेक्शन, और ये हमारे पास में हो गया दोस्तों एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या हो गया, स्ट्रेटिंग द एल्बो, एल्बो को जो है वो सीधा करना, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। नेक्स्ट आता है सुपाइनेशन और प्रोनेशन। अच्छे तरीके से नोट कर लो, क्योंकि ये एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा गया था, सुपाइनेशन और प्रोनेशन क्या होता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारे पास में प्रोनेशन, और ये हो गया हमारे पास में सुपाइनेशन। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, बहुत सारे बच्चों को जो है वो इसमें कंफ्यूजन होता है। रोटेटिंग द फोर आर्म पाल अप एंड डाउन, अप एंड डाउन को, अब ये होता है सुपाइनेशन, ये होता है प्रोनेशन। आप ये ध्यान रखो, किंग इज प्रोनेटर, एक याद रखना दोस्तों, जिससे आपको हमेशा याद रह जाए, किंग इज प्रोनेटर, प्रोनेटर, यानी कि किंग जो है वो क्या है, प्रोनेटर है। किंग हमेशा देता ही है, ये ले लो, सोने की मोहरे ले लो, ये ले लो, ये ऐसे करता रहता है, सारे दिन देता रहता है। तो किंग इज प्रोनेटर, और आप भी जो है वो प्रोनेटर हो, आप भी दुनिया को जो है वो कुछ ना कुछ दे के जाओगे। तो किंग इज प्रोनेटर, किंग हमेशा जो है वो कुछ ना कुछ देता रहता है। तो किंग का हाथ ऐसे रहता है, ये दिया वो दिया वो दिया, तो किंग इज प्रोनेटर। बर्गर इज सुपाइनेटर, भिखारी जो है वो सुपाइनेटर, इससे मांग लिया, इससे मांग लिया, इससे मांग लिया। तो किंग इज प्रोनेटर, बर्गर इज सुपाइनेटर। तो एक वर्ड याद रखना, किंग इज प्रोनेटर, किंग जो है वो प्रोनेटर है, देने वाला है। तो ये पोजीशन हो गया हमारे पास में प्रोनेशन, और ये हो गया हमारे पास में सुपाइनेशन। अच्छे तरीके से याद रखना, एग्जाम में काफी बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में रिस्ट और फिंगर मूवमेंट, ठीक है। रिस्ट और फिंगर मूवमेंट को हम ले लेते हैं। पहला आ गया हमारे पास में फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे ये हमारे पास में फिंगर्स है, ठीक है, ये हो गया फ्लेक्शन, ये हो गया एक्सटेंशन, और पीछे की साइड में ओवर करूं, दैट इज कॉल्ड हाइपर एक्सटेंशन। ये देखिए यहाँ पे फ्लेक्शन
एक्सटेंशन एंड हाइपर एक्सटेंशन। ये हमारे पास में जो है वो फिंगर्स का है। फ्लेक्शन, एंगल कम हो रहा, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, ठीक है, ऐसा और ज्यादा करो बैंड तो हाइपर एक्सटेंशन। तो ये हो गया फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, बेंडिंग एंड स्ट्रेटिंग द रिस्ट और फिंगर। रिस्ट और फिंगर, फिंगर का भी हम कर सकते हैं फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन। तो दोनों का हमने ले लिया, फिंगर और रिस्ट का, ध्यान रखना, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन। तो ये चीज होगी हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास में रेडियल एंड अल्नर डेविएशन। रेडियल एंड अल्नर डेविएशन क्या होता है दोस्तों, ये हमारे पास में आता है, तो रेडियल साइड में लाएंगे, ठीक है, ये रेडियल साइड, ये रेडियल और ये अल्नर डेविएशन, ठीक है, ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा जा सकता है। मूविंग रिस्ट साइड टू साइड, ये रिस्ट है, ठीक है, ये अल्नर हो गया और ये हमारे पास में ये रेडियल हो गया, ये अल्नर हो गया, यानी कि रेडियल साइड में जो है, रेडियल बोन की साइड में मूव हो रहा है, जैसे मैं यूं समझ लो, ये मेरा हाथ है, ठीक है, रेडियल साइड में मूव हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रेडियल, और अल्नर साइड में मूव होगा, दैट इज कॉल्ड अल्नर मूवमेंट, ठीक है। तो रेडियल और अल्नर डेविएशन क्या होता है, मूविंग रिस्ट साइड टू साइड। लास्ट आ जाता है हमारे पास में फिंगर एबडक्शन एंड एडक्शन। ये हमारे पास में फिंगर है, इनको आप ऐड कर दोगे, दैट इज कॉल्ड एडक्शन, फैला दोगे एबडक्शन, एडक्शन एड हो रहा है, ए डबल डी, एडक्शन में क्या आ रहा है दोस्तों, ए डबल डी आ रहा है, तो एड हो रहा है, ये हो गया एडक्शन, ये हो गया एबडक्शन, क्लियर है। तो फिंगर एडक्शन एंड एबडक्शन, राइट। तो ये हो गया हमारे पास में, देखो स्प्रेडिंग एंड क्लोजिंग फिंगर, दैट इज कॉल्ड, ये इमेज देख लो, ये हो गया हमारे पास में एडक्शन, ये हो गया हमारे पास में एबडक्शन। तो कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपका क्वेश्चन जो हो वो इस क्लास के बाद में जो हो वो कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, ये मैं उम्मीद कर सकता हूं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों हिप एंड नी मूवमेंट, हिप और नी का मूवमेंट, दोनों को हम लेंगे, हिप का भी और नी का भी। अब देखो हिप है, ये मेरी दोनों टांगे हैं, यूं समझ लो, ठीक है, ये मेरी दोनों टांगे हैं, ये दोनों टांगे हैं। अब दोनों टांगों को पास में लाऊंगा, एडक्शन, फैला दूंगा, एबडक्शन, क्लियर है। तो ये याद रखना, ठीक है। ऐसे नी का आ जाता है हमारे पास में फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फ्लेक्शन मतलब नी को बेंड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्शन, और नी को जो है वो स्ट्रेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। तो वही हमारे पास में हिप में आ जाता है, हिप को हम फ्लेक्स कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एडक्शन, और उसको फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, ये सारी चीजें होगी। तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन में क्या होता है, बेंडिंग और स्ट्रेटिंग द हिप और नी को बेंड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्शन, और नी को स्ट्रेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। जैसे हमने एल्बो में किया था वैसे, नी को बेंड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्शन, और नी को स्ट्रेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। ऐसे हमारे पास में हिप में आ जाएगा, हिप को हम बेंड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्शन ऑफ हिप, और हिप को जो हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ हिप, राइट। नेक्स्ट आता है एबडक्शन एंड एडक्शन, दोनों को हम ले रहे हैं, हिप और नी दोनों को हम ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर पास में चीजें ला रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एडक्शन, और दूर लेके जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एबडक्शन, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। ये हमारे पास में लेग है, अगर हम अंदर की साइड में ला रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनवर्ड मूवमेंट, दिस इज कॉल्ड इंटरनल रोटेशन, और बाहर की साइड में लेके जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रोटेशन, क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास में रोटेटिंग द लेग इनवर्ड एंड आउटवर्ड, इनवर्ड लेके जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रोटेशन, और आउटवर्ड लेके जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल। अच्छा ध्यान रखना, ये मेरा पैर है, ठीक है, ये मेरा पैर है, अंदर की साइड में ला रहे हैं इंटरनल रोटेशन, बाहर की साइड में ला रहे हैं एक्सटर्नल रोटेशन, लेकिन अगर टो को यू कर रहे हैं तो वो इन्वर्जन इवर्जन होगा, तो ये कंफ्यूज नहीं होना। ये मेरा पैर है, ध्यान रखना, अब मैं कैसे बताऊं, ये मेरा, हाँ ये मेरा पैर है, यूं समझ लो, ठीक है, ये टो है और ये मेरा पैर है। तो अगर पैर को अंदर साइड में ला रहा हूं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रोटेशन, बाहर की साइड में ला रहा हूं एक्सटर्नल रोटेशन, लेकिन अगर टो को यूं करूंगा, अंगूठे को, पैर का अंगूठा यूं समझ लो ये है, तो पैर के अंगूठे को यूं करूंगा, दैट इज इवर्जन इवर्जन आ जाएगा। तो यहां पे जो है वो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आ जाता है एंकल एंड टो मूवमेंट, देखो यहां पे ये सारी चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एंकल और टो, ये हमारे पास में एंकल, ये हमारे पास में एंकल और टो का आ गया, पैर का दिखा रहा, क्योंकि पैर अभी वीडियो में जो हो नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास में पैर है। अब देखो एक होता है डोर्सिफ्लेक्शन, एक होता है प्लैंटर फ्लेक्शन। तो ये हमारे पास में जैसे टो है, तो ये टो ऐसे जाएगा, दैट इज कॉल्ड डोर्सिफ्लेक्शन, और ये नीचे की साइड में जाएगा, दैट इज कॉल्ड हमारे पास में प्लैंटर फ्लेक्शन। ये प्लांटर साइड है, प्लांटर की साइड में जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्लैंटर फ्लेक्शन, बाहर की साइड में जाएगा, दैट इज कॉल्ड डोर्सिफ्लेक्शन। तो ये चीज जो है वो ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास में जो है वो ये भी आता है, ये भी एग्जाम में सबसे ज्यादा जो है वो पूछा गया, इसलिए मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो लगा रहा हूं। एंकल एंड टो का दोनों का हम ले लेते हैं, डोर्सिफ्लेक्शन एंड प्लैंटर फ्लेक्शन। ये हमारे पास में पैर है और ये हमारे पास में टो है। अगर इसको यूं करेंगे, दैट इज कॉल्ड डोर्सिफ्लेक्शन। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था होमान साइन के अंदर। होमान साइन के अंदर क्या होता है, ये हमारे पास में पैर है, इसका डोर्सिफ्लेक्शन करेंगे, यानी कि इस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे काफ मसल्स में पेन होगा, वो होता है होमान साइन।
ठीक है, जो डीवीटी का मेन साइन सिम्टम्स है। प्लांटर फ्लेक्शन में क्या होगा, पैर को जो है नीचे की साइड में जाएगा, प्लांटर की साइड में जाएगा, उसको बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। दोनों ये देख रहे हो, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में डोर्सिफ्लेक्शन ऊपर की साइड में, प्लांटर फ्लेक्शन नीचे की साइड में जो है वो आता है। नेक्स्ट आता है इन्वर्जन और इवर्जन। ये भी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछते हैं, सबसे मेन स्लाइड है, अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट लेके जो है वो रख लो, ठीक है। इसमें क्या होता है, टर्निंग द सोल ऑफ द फुट इनवर्ड एंड आउटवर्ड। इनवर्ड और आउटवर्ड लेते हैं, ठीक है। इनवर्ड लेंगे, ठीक है, ये हमारे पास में टो है, इसको यूं करेंगे, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन, और इसको बाहर के साइड में टो को निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड इवर्जन। क्लियर है, तो ये हो गया हमारे पास में इन्वर्जन और इवर्जन। ये हमारे पास में टो है, ठीक है, ये मेरे पास में टो है, ये पैर है। अगर यूं यूं मूवमेंट करे तो ये इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन था, लेकिन अंगूठे को जो है, अंगूठे वाली चीजों को जो है वो अंदर की साइड में ले रहे हैं, ठीक है, नीचे की साइड में ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन, और बाहर की साइड में ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इवर्जन। तो ये चीज जो है वो जरूर ध्यान में रखना, और क्लियर हुआ तो जो है वो दो शब्द जो है वो जरूर बोलना। ये हो गया हमारे पास में रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज की जो है वो टाइप। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यहीं से पूछाती है। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज हमारे पास में दो प्रकार की थी, एक्टिव एंड पैसिव। लेकिन कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है वो सारी मैंने आपको बता दी। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन, इवर्जन, इवर्जन, सुपाइनेशन, प्रोनेशन, सारी चीजें जो है वो आपको जो है वो क्लियर करवा दी। अब देखो इंडिकेशन ऑफ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, ठीक है, जो कि हमने पहले ही कहा था, कौन कौन सी कंडीशन में जो है वो हम यहाँ पे करते हैं। इंडिकेशन किस तरीके से हमारे पास में इंप्रूवमेंट है, वो पहले हो गया स्ट्रोक वाले पेशेंट में, क्योंकि पैरालिसिस वाली कंडीशन में तो उसमें हम रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जो है वो करवाते हैं। पोस्ट सर्जिकल पेशेंट, किसी क्लाइंट की जो है मेजर सर्जरी हुई है, जैसे नी रिप्लेसमेंट है, हिप सर्जरी है, तो उसमें हम जो है वो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जो है वो करते हैं। आर्थराइटिस और जॉइंट स्टिफनेस, अगर जॉइंट स्टिफनेस है या आर्थराइटिस है तो उस कंडीशन में भी जो हम जो है वो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करेंगे। बेड रिडन और इमोबाइल पेशेंट, मैंने आपको बताया था कि जो कंटिन्यूअस बेड रिडन पेशेंट है या इमोबाइल पेशेंट है, जिसकी स्पाइनल सर्जरी है, इंजरी है, या कोमा है, या कोई क्रेनियोटोमी वगैरह हुई है, तो वो लंबे समय तक बेड रिडन पे रहते हैं, तो उन क्लाइंट के अंदर जो है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जो है हम करवाते हैं। नेक्स्ट एथलेटिक फॉर फ्लेक्सिबिलिटी और इंजरी प्रिवेंशन, ठीक है। आपने देखा होगा विराट कोहली जब बैट पे जाता है तो यूं यूं बैट को करता है, यूं यूं करता है, यूं यूं करता है, एक्सरसाइज यूं करके जाता है, यूं करके जाता है। वो क्या करते हैं दोस्तों, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करते हैं, वो करवाते हैं हमारे पास में कि फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए और इंजरी को जो है वो प्रिवेंट करने के लिए। तो ये हो गया हमारे पास में इंडिकेशन। लास्ट आ जाती है हमारे पास में, सेकंड लास्ट आती है कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। कौन सी कंडीशन में हम जो हो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जो है वो नहीं कर सकते। भाई किस कंडीशन में कर सकते हैं वो तो हमने पढ़ लिया, लेकिन कौन सी कंडीशन में हम रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जो है वो नहीं कर सकते, तो वो आ जाती है हमारे पास में। पहली चीज आती है फ्रैक्चर और बोन इंस्टेबिलिटी, ठीक है। अगर क्लाइंट को फ्रैक्चर, मान लीजिए ये जॉइंट का फ्रैक्चर है और आप रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जो है वो करवा रहे हो, तो उसको और ज्यादा जो है वो डैमेज कर रहे हो, ठीक है। तो फ्रैक्चर और बोन इंस्टेबिलिटी में जो है वो नहीं करते हैं। नेक्स्ट सीवियर पेन और इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट। अगर सीवियर पेन है और इन्फ्लामेशन है तब आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर सीवियर पेन और इन्फ्लामेशन में करोगे तो वो इन्फ्लामेशन और ज्यादा जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट रिसेंट सर्जरी वेयर मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड। अभी जो है वो 2 दिन पहले सर्जरी है, हिप की सर्जरी है, और आप लगातार जो है वो एक्सरसाइज करने में लगे हुए हो, तो उस कंडीशन में जो अब आपको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज नहीं करनी है। नेक्स्ट सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, बोन जो है वो काफी ज्यादा वीक हो जाती है। सीवियर कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा, बोन जो है वो काफी ज्यादा वीक हो जाएगी, जिसकी वजह से अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो हड्डियां कट 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 कर जो है वो टूट जाएगी। इसमें क्या होता है, रिस्क ऑफ फ्रैक्चर होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में गाइडलाइन फॉर परफॉर्मिंग रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज के लिए जो है हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से जो है वो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जो है वो करनी चाहिए, ठीक है। भाई कुछ तो जो है वो गाइडलाइन है ही, ठीक है, डायरेक्ट जाते हैं जो है वो लगातार नहीं, हर चीज के जो है वो गाइडलाइन होती है। ऐसे रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज की भी जो है हमारे पास में गाइडलाइन है। वो गाइडलाइन क्या है, पहली चीज परफॉर्म एक्सरसाइज स्लोली एंड जेंटली, यानी कि एक्सरसाइज आप शुरू कर रहे हो तो डायरेक्टली जो है वो हेवी नहीं करनी है, स्टार्टिंग करनी है। मान लीजिए जॉइंट्स की करनी है, ये इतना ही फैल रहा है तो इतना ही करना है, आपको झटके से जो है वो ज्यादा नहीं करना है। जेंटली और स्लोली जो है वो इसको इंप्रूव करना है, डायरेक्टली आपको जो है वो सडनली मूवमेंट नहीं करना है। अवॉइड सडन मूवमेंट, सडन मूवमेंट को जो है वो अवॉइड करना है, धीरे धीरे जो है उस मूवमेंट को जो है वो बढ़ा सकते हैं। शोल्डर का जो है वो डिसलोकेशन हुआ, शोल्डर की सर्जरी हुई है तो आपका शोल्डर इतना ही उठ रहा है, तो आपको सडनली यूं नहीं उठाना, ठीक है। इसके बाद इतना उठाइए, फिर 2-4 दिन इतना उठाइए, फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद इतना उठाइए, तो सडनली जो है वो नहीं उठाना है और स्लोली और जेंटली जो है वो एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट सपोर्ट द जॉइंट प्रॉपर्ली।
जॉइंट्स को जो है वो प्रॉपर्ली सपोर्ट करना। अगर आपको एल्बो का इसका करना है तो यहां पे हाथ रखिए, देन उसके बाद जो है वो इस तरीके से एक्सरसाइज करवाइए। इसको जो है वो होल्ड करना है, दूसरे लिम्ब को, या कोई भी है, नी का जॉइंट हो, हिप का जॉइंट हो, एल्बो का जॉइंट हो, कोई भी चीज है उसको सपोर्ट देना है, देन उसके बाद जो है वो एक्सरसाइज करना है। होल्ड द लिम्ब एट बोथ एंड्स। ठीक, नेक्स्ट आता है स्टॉप इफ पेशेंट एक्सप्रेसिंग पेन। अगर मान लीजिए आप जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हो और उसमें क्लाइंट को जो हो बहुत ज्यादा पेन है, तो उस कंडीशन में आपको जो है वो नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट परफॉर्म एक्सरसाइज एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स डेली फॉर बेड रिडन पेशेंट। जो बेड रिडन पेशेंट है उसमें जो है वो एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स जो है वो कंटिन्यू जो होनी चाहिए, हर शिफ्ट के अंदर जो है वो होनी चाहिए। यूज स्मूथ कंट्रोल्ड मूवमेंट, स्मूथ और कंट्रोल जो है वो मूवमेंट होने चाहिए, जर्किंग या फोर्सफुली जो है वो स्ट्रेचिंग नहीं होनी चाहिए। किसी को आपको बेंड करके दिखाना है, नेक को बेंड करना है, तो जो है वो स्मूथ और कंट्रोल मैनर में ऐसे हाथ रखे, लाइक दैट। ठीक है, ऐसे नहीं झटके से आपने कर दिया और वो टूट गया। ठीक है, तो नो जर्किंग और फोर्सफुली जो है वो स्ट्रेचिंग होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में बेनिफिट ऑफ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज इन स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है, सारी डिजीज के अंदर जो है वो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जो है वो हमें क्या बेनिफिट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर स्ट्रोक पेशेंट, तो स्ट्रोक पेशेंट में हमारे पास में जो है वो क्या बेनिफिट होगा दोस्तों, कि स्ट्रोक पेशेंट में जो है पैरालिसिस हो गया। अब पैरालिसिस हो चुका है तो उसकी वजह से वहां पे जॉइंट्स जो है वो उसमें कॉन्ट्रैक्चर बन जाएंगे, या जॉइंट्स की जो है वो स्टिफनेस आ जाएगी, तो इसको जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। प्रिवेंट जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर इन पैरालाइज लिम्ब एंड इंप्रूव मसल्स रीएजुकेशन एंड वीक एरिया। जो मसल्स पैरालाइज हो चुकी है या वीक हो चुकी है उसको जो है वो इंप्रूव किया जा सकता है। पोस्ट सर्जिकल रिहेबिलिटेशन, किसी की जो है वो लंबे समय या लंबी सर्जरी हुई है तो उसमें हम जो है वो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जो है वो किस तरीके से बेनिफिशियल है। तो प्रिवेंट स्टिफनेस एंड मसल्स वेस्टिंग, लंबे समय तक जो है वो सर्जरी हुई है या सर्जरी के बाद लंबे समय तक बेड रिडन है तो उसमें हम जो है वो स्टिफनेस और मसल्स वेस्टिंग को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड रीस्टोर नॉर्मल मूवमेंट पैटर्न, नॉर्मल मूवमेंट के पैटर्न को जो है वो रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एल्डरली, फॉर एल्डरली पेशेंट में रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जो है वो किस लिए बेनिफिशियल है, जो बूढ़े पर्सन है तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि मोबिलिटी को और बार बार अगर गिरने वाली कंडीशन हो तो उसको जो है वो मेंटेन किया जा सकता है। तो मेंटेन मोबिलिटी एंड प्रिवेंट फेल्स। और जो हमारे पास में एज से रिलेटेड जॉइंट में स्टिफनेस आती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी घुटनों में दर्द होना चालू हो जाएगा, तो जैसे जैसे जो एज रिलेटेड जॉइंट में स्टिफनेस आती है उसको हम जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा, आर्थराइटिस के पेशेंट में क्या होगा, तो दोस्तों आर्थराइटिस के पेशेंट में आपको पता है कि जॉइंट्स पेन होता है और स्वेलिंग आती है, तो उस स्वेलिंग को या उस जॉइंट पेन को जो है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज के द्वारा। एंड फ्यूचर जॉइंट डैमेज को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर में जो है वो किसी प्रकार का जो है वो जॉइंट डैमेज ना हो। क्लियर है, कंक्लूजन की बात करते हैं तो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जो है वो एसेंशियल है हमारे लिए एंड मेंटेनिंग जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी एंड मसल्स फंक्शन, मसल्स फंक्शन के लिए, मोबिलिटी के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास में रिहेबिलिटेशन, एजिंग और पोस्ट सर्जरी रिकवर में जो है वो हेल्प करती है और ये क्रूशियल रोल जो है प्ले करती है किसके अंदर, मोमेंट एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन और मोमेंट को जो है वो प्रिवेंट करने के लिए। और प्रॉपर टेक्निक और कंसिस्टेंसी जो है वो अच्छे रिजल्ट और हमारे पास में जो है वो इंजरी के रिस्क जो है वो उसको रिड्यूस करती है। क्लियर है दोस्तों, तो आज की क्लास के अंदर जो हमने रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज देखा, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज के अंदर आपने अभी तक जो है वो लिटिल बिट थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, इतने कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं कर रखे होंगे। हमने पहले रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज देखा कि जो भी हमारे पास में हम बॉडी की एक्टिविटी करवाते हैं वो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज है। इसके अंदर हमने जो है वो एक्टिव और पैसिव देखा, एक्टिव वाले को एक्टिव क्यों कहा जाता है, पैसिव वाले को क्यों कहा जाता है। एक्टिव में खुद से पर्सन करता है, पैसिव में जो है वो कोई असिस्टेंट होता है, पेशेंट का खुद का मूवमेंट नहीं होता है पैसिव के अंदर। उसके बाद में हमने जो है वो इसके बहुत सारी जो है वो एक्सरसाइज देखी, एक्सटेंशन, देन फ्लेक्शन, एडक्शन, एबडक्शन, इनवर्जन, इवर्जन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, देन हाइपर एक्सटेंशन, एडक्स, ये सारी चीजें जो है हर जॉइंट की हमने जो है वो देखी। उसके बाद इसके जो है वो इंडिकेशन, उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन, उसके बाद जो है वो हमारे पास में इंडिविजुअल डिजीज के अंदर जो है वो किस लिए बेनिफिशियल है। क्लास अगर पसंद आई है, आपको लगा होगा
कि कुछ इफेक्टिव मैटर मैंने आपके साथ में शेयर किया है, तो 2 शब्द जो है वो जरूर कहिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके 2 शब्द से जो है वो मोटिवेशन मिलता है, और वही मोटिवेशन जो है वो और अच्छी क्लास के लिए जो है वो बेनिफिशियल होता है। अगर आपको कंटेंट में कोई कमी आई तो वो भी बताइए दोस्तों, क्योंकि कमी बताने से जो है वो कमी दूर की जा सकती है। तो इसी के साथ आज की क्लास को जो है वो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।